तो बहन जी की फिर से प्लानिंग शुरू हो चुकी है। माननीय बहन जी मंडल वाइज भी फिर जो है आने वाली हैं समीक्षा करने के लिए। तो फिर से बहन जी ज़मीन पे आ रही हैं और समाज में जाकर के जो निराशा है उसको आशा में बदला जा रहा है। और जो अन्य समाज जो हैं उनसे अपील की जा रही है कि आपका हित सपा में नहीं है, आपका भाजपा में नहीं है, आपका हित बसपा में सुरक्षित है। बहन जी ने अभी मैसेज भी दिया है कि गांव चलो अभियान। जब जब बसपा गांव की तरफ गई है तब तब बसपा ऊपर गई है, ऊपर की तरफ पहुंची है। कि आज मान्यवर साहब कांसीराम जी के जन्मदिन पर आप सभी नौजवान साथी सभी लोग इस बात का दम भरें कि हमको बहुजन समाज पार्टी को फिर से खड़ा करना है, इस मूवमेंट को फिर से खड़ा करना है। माननीय बहन जी अपने आखिरी दिनों में एटलीस्ट आखिरी दिनों में ज़रूर ऐसा फैसला लेकर के जाएंगी जो समाज, देश और मूवमेंट के हित में होगा। हमारे साथ चर्चा पर हैं डॉक्टर जयप्रकाश, जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सर, जय भीम सबके लिए। डॉक्टर जयप्रकाश जी, आपने बड़े आंकड़े दिखाए थे 2022 के अंदर की बहन जी बन रही है सरकार, बहन जी बन रही है, बहन जी की आ रही है सरकार। आप अपना रथ भी लेके निकले थे, तो इस वक्त जीरो पे आके खड़े हो गए, एक सीट मिली है। क्या कहते हैं 2024 के अंदर अगले समीकरणों पर क्या नज़र डालेंगे वो भी बताइए। देखिए, अगर आपने कहा कि हमने आंकड़े दिखाए, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वो उस समय की परिस्थिति थी जो निकल के आ रही थी। उसके बाद क्या हुआ आपने देखा होगा, साहब कांसीराम जी भी कहते थे, जिनका आज जन्मदिन है, वो भी कहते थे कि विरोधी जो है अपनी चाल चलने में कभी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा, लेकिन हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसको काउंटर करते रहें। तो हुआ ये कि बीजेपी ने जो है जब ये दिखाई दिया कि बसपा की तरफ जो है समाज मूव कर रहा है उत्तर प्रदेश का, तो बीजेपी ने अपने मीडिया के माध्यम से ये नहीं दिखाया कि भाजपा जीत रही है, उन्होंने ये दिखा दिया कि समाजवादी पार्टी जीत रही है। जब समाजवादी पार्टी जीत रही है तो उससे जो है मुस्लिम समाज का वोट जो बसपा की तरफ आ रहा था वो टोटल जो है 100 का 100% प्रयास किया, लेकिन 95% वोट वो समाजवादी पार्टी में चला गया। तो इसलिए थोड़ा समीकरण चेंज हो गए। जब वो चला गया तो उस जब मुस्लिम और अहीर का जो वो दिखाई दिया तो उन्होंने फिर जो जितना बाकी जो वोट था वो उनके खिलाफ इकट्ठा होकर भाजपा में चला गया। तो वो उनकी प्लानिंग थी मुस्लिम समाज को बसपा में से निकालने की, तो इसलिए ऐसा हुआ। तो उसके बाद हम जो रथ हम लेके गए, बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई आप रथ निकाला, आया क्या, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, आप उस पर अध्ययन करके देख सकते हैं, कम से कम जो वोट जो हमारे पास जो 22% में से जो 12.5% जो वोट है उसमें 2.5% वोट कम से कम रथ के प्रभाव का है। अगर रथ नहीं चलता तो ये प्रभाव समाज में नहीं रहता, निराशा जो व्याप्त हो गई थी उसको हमने आशा में बदला। तो आंकड़े उस प्रकार से थे और रथ का फायदा ये हुआ। 2024 के लिए क्या समीकरण है? देखिए, बहन जी ने भी कहा है कि बहन जी ने भी मैसेज भी दिया है कि गांव चलो अभियान। जब जब बसपा गांव की तरफ गई है तब तब बसपा ऊपर गई है, ऊपर की तरफ पहुंची है। समाज ने, कार्यकर्ताओं ने गांव में जाना बंद कर दिया था, गांव के लोगों से संपर्क तोड़ दिया था, उसमें निराशा व्याप्त हो गई थी, कम्युनिकेशन गैप हो गया था। उसको ख़त्म करने के लिए बहन जी ने अपने वोट को कम से कम पहले साधने के लिए बहन जी ने गांव चलो अभियान शुरू किया है। और अभी जो है शादी बता रहे हैं, अभी 26 मार्च की आकाश भाई की शादी है। जानकारी मिली है कि शादी के बाद में फिर माननीय बहन जी मंडल वाइज भी फिर जो है आने वाली हैं समीक्षा करने के लिए। तो फिर से बहन जी ज़मीन पे आ रही हैं और समाज में जाकर के जो निराशा है उसको आशा में बदला जा रहा है। और जो अन्य समाज जो हैं उनसे अपील की जा रही है कि आपका हित सपा में नहीं है, आपका भाजपा में नहीं है, आपका हित बसपा में सुरक्षित है। तो बहन जी की फिर से प्लानिंग शुरू हो चुकी है। आप कोई पार्टी के अंदर कार्य नहीं करते हैं, किसी पद पे कार्य नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ही बीएसपी का पटका क्यों? देखिए, अगर देखा जाए तो मुझे अगर देश में पहचान मिली है तो ये कहीं ना कहीं बीएसपी की देन है। मैंने बीएसपी के लिए अपना घर छोड़ दिया, मैंने शादी नहीं करी और धन संचय ना करने का मेरा कमिटमेंट है। तो जब मैंने सारा कुछ बसपा के लिए छोड़ा है तो बसपा मेरे अंदर है। अगर मुझे कोई बसपा से निकाल भी देगा ना तो लेकिन जो बसपा मेरे दिल में है उससे मुझे कोई निकाल नहीं सकता। तो इसलिए हमने सोचा कि बाहर आना जाना लगा रहता है। माननीय बहन जी ने कितने लोगों को बाहर किया और कितनी लंबी लंबी परीक्षाएं ली और उसके बाद फिर से वापस लिया। तो मुझे उम्मीद है कि माननीय बहन जी फिर से हमको माफ़ करेंगी और फिर से हमको पार्टी में अंदर लेंगी, और अगर नहीं भी लिया तो हम तब भी इसी के लिए काम करते रहेंगे। जयप्रकाश जी, आप एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं, क्यों आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं अपनी एक पार्टी बना लूं? और इस वक्त लोग मेरे फॉलो करते हैं, लोग मेरी आइडियोलॉजी पे चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको सुनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आपको देखना चाहते हैं, युवा साथी की भी कहीं ना कहीं नज़र रखते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो यह है, पार्टी बनाना खेल नहीं है। जो लोग बहन जी के रहते हुए नेता बनना चाहेंगे वो
हर एक व्यक्ति खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहन जी जो हैं एज ए महापुरुष डिसाइड हो चुकी हैं समाज के अंदर। अब महापुरुष के रहते हुए कोई दूसरा व्यक्ति उभर नहीं सकता। तो जो आदमी बहन जी के रहते हुए नेता बनना चाहेगा, कोई व्यक्ति हो, वो हर एक व्यक्ति खत्म हो जाएगा। रही बात पार्टी की, हमारे पास पार्टी अपनी है। मैंने पहले भी कहा, हमको रिपेयर करना है, ना कि रिप्लेस करना है। जो लोग रिप्लेस करने के प्रयास में लगे हुए हैं वो सब चोट खा जाएंगे। हम रिपेयर करेंगे और इसी पार्टी को बचाने का काम करेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि माननीय बहन जी अपने आखिरी दिनों में एटलीस्ट आखिरी दिनों में ज़रूर ऐसा फैसला लेकर के जाएंगी जो समाज, देश और मूवमेंट के हित में होगा। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि माननीय बहन जी साहब कांसीराम की शिष्य रही हैं। उन्होंने जो जो वचन समाज को दिए हैं बहन जी उन पे खरा उतरेंगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। जी, आप भी एक युवा हैं और चंद्रशेखर भी एक युवा हैं। इस वक्त जो युवा हैं वह अपने आप को कहीं युवा चंद्रशेखर से जुड़ता हुआ नज़र देखते हैं कि कहीं ना कहीं हम चंद्रशेखर के साथ खड़े हों। इस वक्त भोपाल में भी रैली हुई थी, पूरे देश के अंदर दिखाई दी थी। तो क्या कहेंगे कि बहुजनों के वोट का बिखराव हो रहा है या एक नई क्रांति के रूप में चंद्रशेखर उभर कर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप उन बच्चों से बातचीत करें, पहली बात तो वो सारे बच्चे अनकैडराइज हैं। 95% बच्चे अनकैडराइज हैं। अनट्रेंड अनकैडराइज सेना से आप कभी युद्ध नहीं जीत सकते। यहाँ पे कैडर का होना बहुत जरूरी है। अगर आप उन बच्चों से हम बात करते हैं, मैं भी जाता हूँ गाँव और वो बच्चे भीम आर्मी के बच्चे मेरी खुद मीटिंग कराते हैं। हमने कहा भाई आप तो भीम आर्मी के पद पे हो, आप तो वो हो, जिला अध्यक्ष हो, जिला प्रभारी हो, विधानसभा अध्यक्ष हो, आप बसपा की मीटिंग क्यों करा रहे हैं? बोले साहब हम समाज के नाम पे तो उसके साथ हैं, लेकिन वोट देने के लिए हम बहन कुमारी मायावती जी के साथ हैं, क्योंकि हमारे फादर ने जो है कोई बहुजन समाज पार्टी को सींचा है। तो हम समाज के नाम पे कोई एट्रोसिटी होती है, कोई मामला होता है तो उसमें तो हम साथ चले जाएंगे, लेकिन वोट हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरे रिश्तेदार, हम सब लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट डालेंगे। तो पॉलिटिकली एक्सेप्टेंस बहुत बाद में मिलती है। अब जो सोच रहे हैं जो हम अभी सोशली एक्सेप्टेंस लेकर के जल्दी से अचीव कर लेंगे, तो बहन जी के रहते हुए सोशली एक्सेप्टेंस भी नहीं मिलने की। ये बच्चे कुछ होते हैं जो हुड़दंगबाजी वाले होते हैं, वो चले जाते हैं। और उसके अंदर भी अगर आप देखें, मैं जब भीम आर्मी के मेरे कार्यकर्ताओं से बातचीत होती है, उनके पास जैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पास में पैसा पहुंचता है ना, ऐसे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के पास पैसा पहुंचता है। ऐसा चल रहा है। गाड़ी के पैसे अलग पहुंचेंगे, एक महीने के काम करने के लिए पैसा अलग पहुंचेंगे। तो जो आदमी इतना पैसा, कितने करोड़ रुपया पर मंथ खर्च कर रहा हो, इसका मतलब वो कांग्रेस भाजपा से इन्फ्लुएंस में है। तो जो दूसरी पार्टी से इन्फ्लुएंस में है वो व्यक्ति कभी ना कभी चोट खा जाएगा। और आपने देखा होगा अभी उन्होंने उसमें दिया, क्या बोलते हैं, वो जो अभी विधानसभा में चुनाव जो हुआ खतौली का, उन्होंने कह दिया कि भाई मेरे कहने से वहाँ वोट कास्ट हुआ है, मेरे समाज का बिरादरी का कास्ट हुआ है। लेकिन अब क्या होगा, गठबंधन में उसको लिया तो मरेगा, नहीं लिया तो मरेगा। लिया तो क्या केतली से लड़ेगा या उससे लड़ेगा, अपनी साइकिल से लड़ेगा? अगर साइकिल से लड़ेगा तो उसमें चला गया और चल गया। केतली से लड़ेगा कोई वोट नहीं देगा। तो इस हिसाब से उसको चारों तरफ से वो फंस चुका है भाई वो, और वो कहीं ना कहीं चोट खाएगा। और अभी बहन जी के रहते हुए नेता बनने का प्रयास करेगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। समाज ये कहता है अगर वो भीम आर्मी को बनाए रखता तो एक बार को समाज अपनी स्वीकृति दे सकता था, लेकिन उसने जो पार्टी बनाई है उसकी वजह से समाज में रुष्टा है। आप भी एक बार चंद्रशेखर के मंच पे नजर आए थे, दिल्ली के अंदर कार्यक्रम था, बड़े मंच पे आप नजर आए थे। क्या लगता है कि अगर चंद्रशेखर भाई आपका हाथ पकड़ते हैं, आपको आगे बुलाते हैं, तो क्या दोनों जयप्रकाश, डॉक्टर जयप्रकाश और चंद्रशेखर मिलकर इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे? क्या कहेंगे आजाद समाज पार्टी को? देखिए मैंने पहले भी कहा था कि जब तक वो सोशल मूवमेंट था, सोशल एक्टिविटी करते थे, तब तक मैं गया। और जब से मुझको ये आभास हुआ कि वो पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, तब मैं नहीं गया। तो जितने भी सामाजिक संगठन अगर वो बसपा के पक्ष में अपनी बात रखते हैं, क्योंकि मैं जेल में मिलने गया था 22 से, तो उन्होंने खुद कहा था कि हम बसपा के पक्ष में हम लोग काम करेंगे। तो जो बसपा के पक्ष में जो भी संगठन काम करेगा उसके मंच पर जाने के लिए मैं तैयार हूँ, वहाँ पर जाकर अपनी बात रखने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन जब से उसने अपनी पार्टी बनाई तब से मुझसे भविष्य के अंदर कोई विचार है आपका, कोई पार्टी संगठन बना के कहीं और जाने का? नहीं, देखिए
अलग कहीं जाने की बात तो ये रही, मैंने बहन जी से कहा था, जब बहन जी ने हमको पार्टी से निकाला था, जब मैं कोठी में आखिरी बार मुझको बुलाया था 17 तारीख को, 17/7 को 2018 को, तो मैंने कहा था बहन जी 15 दिन अजमा लेना, 15 महीने अजमा लेना, 15 साल अजमा लेना, मैं आपके लिए ही आखिरी सांस तक काम करता हुआ मिलूंगा। आपको अकेला व्यक्ति मैं ऐसा मिलूंगा जिसको जो मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगा। क्योंकि धर्मवीर सिंह अशोक साहब ने जो है, जब बहन जी ने कहा था कि अशोक भाई बताइए लड़का कैसा है, तो अशोक साहब ने कहा था कि बहन जी इसके पैर के नाखून से लेकर सर से बाल तक की मेरी गारंटी है कि लड़का कभी आपको धोखा नहीं देगा। तो मैंने ये कसम खाई है, मैं बहन जी को कभी धोखा नहीं दूंगा, आखिरी सांस तक बहन जी के लिए काम करता रहूंगा। क्या कारण सर, मेरे को रिकॉर्ड करने दो सर, क्या कारण है कि इस वक्त जो है दोनों पार्टियां बड़ी अच्छे से चलने लग रही हैं, तो क्या बहुजनों को ताकत मिलेगी या बहुजन कमजोर हो जाएंगे, क्या कहेंगे? कौन सी पार्टी में? दो आजाद समाज पार्टी और बीएसपी। देखिए, आजाद समाज पार्टी की पहली बात तो बार बार बात करना उचित नहीं है। अगर अब आपने बात ये छेड़ भी दी है तो देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि आपको वोट कितना मिला है जी। जिसको अभी पिछले चुनाव में मुझे लगता है 0.5% भी वोट नहीं मिला जी। जहाँ पर तुमने 5-5 लाख रुपए 10-10 लाख रुपए खर्च करके तुम हेलीकॉप्टर से गए, वहाँ पर 50-50 60-60 200 250 वोट मिली है जी। तो इसलिए पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस बहुत बाद में मिलेगी, इतना आसान नहीं है। उससे पहले आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं मूवमेंट का सबसे बड़ा हितैषी हूँ। तो उसकी तरफ जब वोट जाएगा ही नहीं तो बसपा का नुकसान क्या होगा? बसपा का नुकसान नहीं हो सकता। जयप्रकाश जी, क्या कारण है कि इस हाथी की ताकत बहुजन समाज के लोगों को नजर नहीं आती है? देखिए, हाथी की ताकत तो इसलिए तो साहब कांशीराम जी ने इसका नाम रखा, चुनाव चिन्ह लिया हाथी जी। हाथी को खुद नहीं पता होती अपनी ताकत का जी। खुद उससे पीछे कान लगे होते हैं, लेकिन जब उसको आभास होता है, कभी कोई घटना घटती है, आभास होता है, तो वो ट्रेन के डिब्बे से टकरा जाता है जी। तो इसलिए जब आभास होगा, आज देखिए, आज ओबीसी समाज के लोग उसी बात को कह रहे हैं जो कभी मान्यवर साहब कांशीराम जी ने कहलवाना शुरू किया था। आज सब वो कह रहे हैं कि हमको रामचरितमानस नहीं चाहिए, हमें आपके इनसे कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या है? आपका मूवमेंट सही दिशा में चल रहा है। ओबीसी समाज में असंतुष्टि व्याप्त हो चुकी है, ये असंतुष्टि ही मूवमेंट को खड़ा करने का एक सबसे बड़ा रास्ता होता है। तो 100% उम्मीद है कि फिर से हाथी की ताकत का अंदाजा होगा और ये समाज फिर से जुड़ करके फिर से बसपा की तरफ आएगा। हाँ, बसपा की तरफ आएगा। लेकिन जैसे आपने ओबीसी समाज की बात करी, ओबीसी का नेतृत्व जो है समाजवादी पार्टी करती है, तो क्या लगता है कि चंद जो इस वक्त है बहन जी या अपने ओबीसी समाजवादी पार्टी की तरफ लोग जाना पसंद करें, क्या कहेंगे सीधा? देखिए, ओबीसी समाज का नेतृत्व नहीं करती है समाजवादी पार्टी, वो तो खुद ओबीसी समाज से है, यादव समाज से, तो इसलिए वो उसका नेतृत्व नहीं करती। नेतृत्व जो है बहन जी करती हैं। कोई किसी को अपना नेता मान ले, वो उसके पार्ट का हिस्सा है, लेकिन कोई उसके बारे में अच्छा सोचे, वो हमारे पक्ष का हिस्सा है। तो जो नेतृत्व जो करती है, जो सही गलत डिसीजन लेती है, ये तो वही समाजवादी पार्टी है जिसने आरक्षण के बिलों को फाड़ा था। तो हम कैसे माने कि वो उसकी नुमाइंदगी करती है? तो वो नेतृत्व नहीं करती, वो उससे संबंध रखते हैं ओबीसी समाज से। तो ओबीसी समाज का जो नेतृत्व है वो बहुजन समाज पार्टी करती है, पहले से करती आई है। ये मूवमेंट्स के पहले से हमारे महापुरुष देखिए, वो अधिकांश ओबीसी समाज के हुए हैं। मैं चलते चलते आखिरी सवाल रखूंगा, पूरे देश दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जो पूरे देश के इस वक्त 85% जिन्हें आप काउंट करते हैं, उन बहुजन समाज के लोगों को 2024 के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज मान्यवर साहब कांशीराम जी का 89वां जो है आज जन्मदिन है। 1934 में साहब पैदा हुए, जिन्होंने सोती कौम को जगाने का काम किया, कम MP MLO की सरकार बनाने का काम किया, राजघराने से निकाल के राजनीति को गलियारों में पहुंचाने का काम किया, और जो साहब कांशीराम जी ने वचन दिए समाज को, उन सबको निभाने का, उन सबको पूरा करने का काम किया। तो मैं ऐसे में सभी से निवेदन करता हूं कि आज मान्यवर साहब कांशीराम जी के जन्मदिन पर आप सभी नौजवान साथी, सभी लोग इस बात का दम भरें कि हमको बहुजन समाज पार्टी को फिर से खड़ा करना है, इस मूवमेंट को फिर से खड़ा करना है। जो नई पार्टी बन रही हैं उनके पक्ष में हमको जो है बिल्कुल भी समर्थन नहीं करना है। अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करके इस मूवमेंट को, मान्यवर साहब कांशीराम जी को अपनी जो है श्रद्धांजलि देनी है। ऐसे ही मैं पूरे देश के लोगों से, विदेश के लोगों से सबसे निवेदन करता हूँ। धन्यवाद सर।